नमस्कार साथियों, ज्योतिष की चर्चा में आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। इसी के साथ आप सभी से आग्रह करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज की चर्चा का विषय है लग्न एवं लग्नेश कितने महत्वपूर्ण है। आप सभी के सामने ये लग्न चार्ट है। हर किसी का लग्न चार्ट ऐसा ही होता है। हर किसी के लग्न चार्ट के अंदर ऐसे ही 12 खाने बने होते हैं और हर 12 खाने के अंदर 1 से लेकर के 12 नंबर के बीच कोई एक नंबर लिखा होता है। ये जो पहला भाव है जहाँ पर 1 नंबर लिखा हुआ है, इसको हम लोग पहला भाव कहते हैं या लग्न भाव कहते हैं। आज पर्टिकुलर इस भाव की बात होगी और इस भाव के स्वामी ग्रह की बात होगी। इसको हम लोग लग्न कहते हैं। जो पहला ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये नंबर राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहला नंबर ये लिखा हुआ है, इसका मतलब मेष राशि हुआ। तो मेष राशि के स्वामी ग्रह हो गए मंगल। इस लग्न चार्ट के अंदर या किसी के भी लग्न चार्ट के अंदर जो नंबर लिखा होगा वो राशियों को रिप्रेजेंट करते हैं और वो राशि का जो स्वामी ग्रह होगा वो जातक का लग्नेश होगा। वो जातक का लग्नेश होगा और उसी ग्रह का सबसे ज़्यादा प्रभाव उस जातक के ऊपर पड़ने वाला है। पहला भाव सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिसको हम लोग लग्न भाव कहते हैं। पहले भाव की स्थिति क्या है और साथ में लग्नेश की स्थिति क्या है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी जातक के लग्न चार्ट के अंदर। लग्न भाव एवं लग्नेश महत्वपूर्ण मानते हैं। किसी भी जातक की जब कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो सबसे पहले कोई भी ज्योतिष लग्न को देखता है, लग्नेश को देखता है, लग्न भाव को देखता है कि लग्न भाव कितना मजबूत स्थिति में है और साथ में लग्नेश का क्या कंडीशन है। उसके आधार पर ही निर्धारित होता है कि कोई जातक किस क्षेत्र में अपना पराक्रम करने वाला है, अपना जो भी कार्य करेगा उसमें उसको कितनी सफलता हासिल होने वाली है। वो लग्नेश की स्थिति के ऊपर, लग्न भाव की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। जैसे माना जाता है कि बाकी सारे ग्रहों के प्लेसमेंट के आधार पर चाहे कितनी भी सकारात्मक स्थितियों का निर्माण हो, सकारात्मक युग का निर्माण हो रहा हो, लेकिन अगर लग्नेश कमजोर है, अगर लग्न भाव कमजोर है, तो उस कंडीशन में वो ग्रह अपना सकारात्मक प्रभाव उतना नहीं दे पाता है जितना उसे देना चाहिए। अब जैसे इस लग्न चार्ट के अंदर पहले भाव के अंदर 1 नंबर लिखा हुआ है। 1 नंबर मेष राशि हो गई। मेष राशि के स्वामी ग्रह मंगल हो गए। लग्न भाव के अंदर ही अगर मान लो लग्नेश बैठा हुआ है तो इससे ये पता चलता है कि जातक का जो व्यक्तित्व होगा वो उसके मूल स्वरूप के समान होगा और उसके व्यक्तित्व में बल मिल गया उसके लग्नेश के वहाँ पर बैठने के कारण। जैसे अगर लग्नेश मान लो यहाँ पर मंगल हो रहे हैं और मंगल लग्न भाव के अंदर ही बैठ जाए तो जातक के व्यक्तित्व के अंदर मंगल का प्रभाव सबसे ज़्यादा हो गया। जातक का जो व्यक्तित्व है अपने मूल स्वरूप में चला गया। उसके व्यक्तित्व के अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव मंगल का आ गया, अपने ही स्वरूप का आ गया। उसी कंडीशन में अब ये दूसरी परिस्थितियों पर देख ले। अगर मान लो कि ये जो लग्नेश है, लग्नेश मंगल है, अगर मान लो दूसरे घर के अंदर जाकर बैठ जाए। अब दूसरे घर के अंदर जब जाकर के लग्नेश बैठेंगे तो जातक के व्यक्तित्व के अंदर दूसरे घर के स्वामी ग्रह का व्यक्तित्व भी समाहित होगा। उसका भी व्यक्तित्व देखने को मिलेगा जातक के व्यक्तित्व के अंदर। जैसे दूसरे घर के यहाँ पर मान लो स्वामी ग्रह हो रहे हैं, 2 नंबर लिखा हुआ वृषभ राशि जिसके स्वामी ग्रह हो गए शुक्र, और यहीं पर मान लो कि मंगल बैठे हुए, तो जातक के व्यक्तित्व में अब शुक्र का भी प्रभाव आ जाएगा। अब शुक्र के प्रभाव आने के कारण जातक के व्यक्तित्व के अंदर किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर अगर मान लो मंगल आकर के बैठ जाए तो शुक्र का प्रभाव आ जाएगा। अब इस लग्न चार्ट के अंदर शुक्र की भूमिका क्या है? इस लग्न चार्ट के अंदर शुक्र की भूमिका धन भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। तो जातक के व्यक्तित्व के अंदर धन के प्रति आकर्षण का समावेश हो जाएगा अगर यहाँ पर मंगल आकर बैठ जाएंगे तो। और जातक
दिन रात अपने धन को बढ़ाने के बारे में सोचने वाला हो जाएगा, क्योंकि आपके व्यक्तित्व से, मतलब जातक के व्यक्तित्व से धन का सीधा संबंध हो गया। वो दूसरे घर में जा करके बैठ गया और इस कारण से उसके व्यक्तित्व के अंदर शुक्र के भी प्रभाव आ गए। अब शुक्र के प्रभाव आने के कारण क्या हुआ कि द्वितीय घर से संबंधित क्षेत्रों का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के ऊपर हावी हो जाएगा और साथ में जैसे यहाँ पर बैठेंगे तो इस घर से संबंधित क्षेत्रों का प्रभाव भी जातक के व्यक्तित्व के अंदर आएगा, क्योंकि शुक्र इस लग्न चार्ट के अंदर सप्तम भाव के स्वामी ग्रह भी हैं, सप्तमेश है। और इस कारण से जातक के व्यक्तित्व के अंदर सप्तम भाव के जो क्षेत्र हैं, जैसे आपको पार्टनरशिप हो गया, जीवन साथी का हो गया, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, जातक जब अपना जीवन साथी भी चुनेगा उस वक्त भी उसके दिमाग में कहीं ना कहीं यह जरूर भाव होगा कि मेरा जीवन साथी एक ऐसा जीवन साथी होना चाहिए जिससे उसको अपने धन को बढ़ाने में अपने जीवन साथी से सहयोग मिल सके, उसका जीवन साथी सपोर्ट कर सके। इस तरह का वो जीवन साथी चुनने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसके व्यक्तित्व से शुक्र का संबंध हो गया है और शुक्र इस लग्न चार्ट के अंदर सप्तम भाव के स्वामी ग्रह है। उसी तरह से जैसे अगर मान लो कि लग्नेश तीसरे घर के अंदर चले जाए, तीसरे घर के अंदर अगर लग्नेश जाएंगे तो क्या होगा, जातक के व्यक्तित्व का संबंध पराक्रम से हो गया। तीसरा जो घर होता है पराक्रम भाव होता है। अब पराक्रम भाव के जो स्वामी ग्रह है तीसरे घर के अंदर, जैसे 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर के स्वामी ग्रह बुध हो गए। तो बुध का जो बुध जिस क्षेत्र के कारक क्षेत्र है वो सभी क्षेत्र जातक के व्यक्तित्व के ऊपर हावी होने वाले हैं। अब बुध क्या है, बुध ज्ञान के कारक है, बुध कैलकुलेशन के कारक है। मतलब जातक अपना जो पराक्रम करने वाला है वो बुद्धिमानी के साथ करने लगेगा। अगर यहाँ पर मंगल आ जाए, जातक थोड़ा सा सेल्फिश होकर के अपने पराक्रम को करने लगेगा, अपने फायदे को ज़्यादा सोचने वाला हो जाएगा, क्योंकि बुध का प्रभाव उसके व्यक्तित्व के अंदर आ गया है। और दूसरा ये भी है, जैसे इस कंडीशन में क्या होगा कि जैसे यहाँ पर अगर मान लो मंगल आकर के बैठ जाए तो छठे घर के भी स्वामी ग्रह बुध हो रहे, तो छठे घर के जो क्षेत्र है उस क्षेत्र का भी प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के ऊपर होने वाला है। छठा जो घर क्या है, छोटे मोटे रोग का है, ऋण का है, कर्जे का है, जन सेवा का भी है। तो इन सभी क्षेत्रों में भी जातक को अपनी एक्टिविटी करने के लिए मंगल मजबूर कर सकते हैं और वो उसके व्यक्तित्व के अंदर इस तरह की चाहत होगी और वो अपने सेल्फ फायदे के लिए वो छोटे मोटे कर्ज भी ले सकता है। और बुध से संबंधित जो क्षेत्र है, जो रोग है, उस तरह के रोग भी वो जातक को लगने की संभावना बन सकती है, क्योंकि मंगल यहाँ पर जाकर के बैठ गया है, बुध के साथ उसका संबंध हो गया है। इसी तरह से जैसे अगर मान लो कि मंगल 4th हाउस के अंदर बैठ जाए, तो 4th हाउस के अंदर बैठने के साथ क्या होगा, जातक का व्यक्तित्व 4th हाउस से जुड़ गया है और 4th हाउस का जो स्वामी ग्रह है वो चंद्रमा है, तो चंद्रमा का व्यक्तित्व जातक के व्यक्तित्व से जुड़ जाएगा। उसी तरह से अगर मान लो कि मंगल 5वें घर के अंदर बैठ जाए तो पंचम हाउस के जो स्वामी ग्रह है उस पंचम हाउस के स्वामी ग्रह के व्यक्तित्व के पंचम हाउस के स्वामी ग्रह कि जो क्षेत्र है वो क्षेत्र जातक के व्यक्तित्व के ऊपर हावी होने वाले हैं। जातक के व्यक्तित्व के अंदर पंचम हाउस के स्वामी ग्रह जिस क्षेत्र के कारक ग्रह हैं उस तरह के प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के अंदर देखने को मिलेगा। फिर छठे घर की बात कर ले तो छठे घर का जो स्वामी ग्रह है, यहाँ पर अगर मान लो लग्नेश बैठ जाए तो जातक का व्यक्तित्व छठे घर से संबंधित क्षेत्रों में अपने पराक्रम करने वाला होगा। छठे घर से संबंधित छठे घर के जो स्वामी ग्रह हैं बुध, तो बुध के प्रभाव के कारण जातक जो है कि मतलब बुध के प्रभाव में आकर के और वो काम करने लगेगा, छठे घर से संबंधित क्षेत्रों में काम करने लगेगा। छठा घर जैसे होता है जन सेवा का, मतलब जातक जो है कि जन सेवा भी कर सकता है, जातक जो है कि कर्ज भी ले सकता है। जातक को छठे घर से संबंधित बुध से संबंधित जो रोग है उस तरह के छोटे मोटे रोग भी ले सकते हैं, जैसे स्किन के कारक जो है कि बुध होते हैं। तो बुध के लग्नेश का यहाँ पर बैठने के कारण जातक को छोटे मोटे स्किन से संबंधित समस्याएं भी आ सकती है। जनसेवा में भी बढ़ करके अपना जो है भागीदारी दे सकता है। अगर वही लग्नेश सप्तम भाव में बैठ जाए तो जातक हमेशा ही जीवन साथी को लेकर के
प्रोटेक्टिव रहने वाला है, जीवन साथी का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के ऊपर हावी होने वाला है, और ऐसा जातक पार्टनरशिप में जो भी कार्य करेगा उसमें सफलता की स्थिति बनेगी। वहीं 8वें घर के अंदर बैठ जाए तो अष्टम भाव के स्वामी ग्रह से जुड़े हुए जो क्षेत्र होंगे, अष्टम भाव के स्वामी ग्रह जिन क्षेत्रों के काराग्रह हैं उस तरह के प्रभाव, मतलब अष्टम भाव के स्वामी ग्रह के जो नेचर हैं वो जातक व्यक्तित्व के अंदर देखने को मिलेगा। उसी तरह से नवम भाव के अंदर बैठ जाए तो कुल मिलाकर के आपको 1 से लेकर के 12 के बीच पूरी बात बताने का मतलब यही है कि आप ये मान लो कि ऐसे कंडीशन में लग्नेश जहाँ पर बैठेंगे 1 से लेकर के 12 घरों के अंदर जहाँ भी बैठेंगे उन सभी घरों के जो कारक भाव ग्रह है, मतलब स्वामी ग्रह हैं, उस घरों के जो स्वामी ग्रह है उस स्वामी ग्रह के जो कारक क्षेत्र हैं उस तरह का व्यक्तित्व के अंदर उन सभी क्षेत्रों का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के अंदर आएंगे, और साथ में उस घर से संबंधित क्षेत्रों का भी प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के ऊपर आने वाला है। नवम भाव के अंदर बैठेंगे तो नवम भाव के स्वामी ग्रह के का जो व्यक्तित्व है वो जातक व्यक्तित्व के अंदर आएगा। नवम भाव जिस क्षेत्र का कारक भाव है उस तरह के प्रभाव आपको जातक के व्यक्तित्व के अंदर आएगा। वही अगर 10वें भाव में बैठ जाए तो कर्म भाव के अंदर बैठेंगे तो कर्मेश का व्यक्तित्व जातक के व्यक्तित्व के साथ शामिल हो जाएगा, और जातक जो है हमेशा मतलब कर्मेश है, कर्मेश के साथ अगर बैठ जाए तो बहुत अच्छी बात है। जातक को बहुत ही कर्म के प्रति एक्टिव रखने वाले हैं, अपनी भूमिका निभाने वाले हैं, और वो पूरी जिम्मेदारी के साथ में अपने कार्य को करने लगेगा और जिम्मेदार होकर के करेगा, लापरवाही नहीं करने वाला होगा जातक। अगर 10वें भाव के अंदर लग्नेश बैठ जाए तो वहीं अगर 11वें भाव के अंदर अगर लाभ भाव के अंदर लग्नेश बैठ जाए तो क्या होगा, जातक दिन रात अपने लाभ के बारे में सोचता रहेगा, और ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति, और इसको बहुत बड़ा धनयोग भी हम कहते हैं, महा धनयोग भी माना जाता है अगर लग्नेश आकर के लाभ भाव में बैठ जाए तो। क्यों ऐसा माना जाता है? क्योंकि जातक का व्यक्तित्व दिन रात सिर्फ लाभ के बारे में सोचने वाला है, वो अपने ही सिर्फ लाभ के बारे में, उसको देश दुनिया से कोई मतलब नहीं होता, वो सिर्फ अपना धन बनाने के लिए कैसे जो है कि कहाँ से लाभ होने वाला है सिर्फ उसका कैलकुलेशन करने लगेगा, बाकी सारी चीज़ों से वो दूर होने लगेगा और सिर्फ लाभ लाभ और लाभ बनाने के बारे में सोचेगा। तो ऐसा अगर कोई निरंतर सोचेगा तो ऑब्वियसली उसको लाभ मिलने वाला है। वहीं अगर जातक का लग्नेश अगर मान लो 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो 12वां भाव विदेश का भाव है, 12वां भाव आपको अध्यात्म का भाव है, और 12वें भाव के स्वामी ग्रह के जो प्रभाव है जातक के व्यक्तित्व के अंदर आ जाएगा। अब जातक व्यक्तित्व के अंदर 12वें भाव के स्वामी ग्रह का प्रभाव आएगा तो क्या होगा, 12वें भाव के जो स्वामी ग्रह है वो इस लग्न चार्ट के अंदर कारक ग्रह, इस लग्न चार्ट के अंदर जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पर लग्न से आकर के बैठ जाए तो यहाँ पर बैठेंगे तो किस राशि में बैठ रहे हैं, मीन राशि में बैठ रहे हैं, तो मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु हो गए, और इस लग्न चार्ट के अंदर गुरु की भूमिका क्या है, 12वें भाव के स्वामी ग्रह के रूप में है। तो 12वें भाव से संबंधित क्षेत्रों का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के अंदर आ जाएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही जातक रिएक्ट करेगा, एक्शन लेगा जीवन में, और उस तरह के कार्यों से जुड़ करके वो काम करने वाला होगा। और यहाँ पर बैठेंगे तो क्या होगा, जातक का दिन रात मन जो है बाहर लगने वाला है, वो अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके हमेशा सोचेगा कि कैसे भी अपने नेटिव प्लेस को छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर जाकर मैं सेटल हो जाऊं, और ऐसी कंडीशन बनती भी है और जातक दूसरे देश में जा कर के सेटल भी हो जाता है क्योंकि उसका मन ही वहीं लगने वाला है। अगर लग्न भाव के स्वामी ग्रह 12वें भाव में जाकर बैठ जाए तो, और परिस्थितियाँ भी ऐसी बन जाती है, अगर वो नहीं भी जाता है तब भी अपने नेटिव प्लेस पे रहकर दिन रात वो बाहर के बारे में सोचने लगेगा। तो कुल मिलाकर के आज की चर्चा का सिर्फ ये मतलब है कि लग्न एवं लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण है, और लग्नेश लग्न भाव के ऊपर, अब जैसे मान लो कि पहले भाव के अंदर लग्न भाव है, अब इस लग्न भाव के अंदर कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, अब जिस 9 ग्रहों में से जो ग्रह बैठेंगे तो उस ग्रह के प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के अंदर देखने को मिलेगा, और साथ में वो जो ग्रह है जिस घर का स्वामी ग्रह होकर लग्न भाव में बैठेगा उस घर से संबंधित क्षेत्रों का प्रभाव जातक के व्यक्तित्व के अंदर होने वाला है। और लग्न एवं लग्नेश सबसे महत्वपूर्ण है, बाकी सारे
चाहे जितने भी सकारात्मक योग का निर्माण हो रहा हो, अगर लग्नेश कमजोर है, लग्न भाव कमजोर है, लग्न भाव पीड़ित है, उस कंडीशन में कोई भी सकारात्मक योग का प्रभाव उतना नहीं देखने को मिलता है जितना होना चाहिए। इसीलिए लग्नेश को मजबूत करने की कोशिश जरूर करना चाहिए। किसी भी जातक को अपने कुंडली का विश्लेषण कराना चाहिए और यह देखना चाहिए कि उनकी कुंडली के अंदर लग्न भाव कितने मजबूत हैं, लग्नेश कितने मजबूत होकर बैठे हैं, लग्नेश पीड़ित तो नहीं है, और अगर पीड़ित है तो उनकी पीड़ा को कम करने की कोशिश जरूर करना चाहिए। तभी आप किसी भी कार्य के अंदर उस तरह की सफलता पा सकते हैं जैसा कि आप चाहते हैं। इसी के साथ नमस्कार। अगले विषय पर चर्चा के लिए आप सभी के बीच मिलूंगा। तब तक के लिए मेरा नमस्कार।